उसकी आंखों में उथल पुथल भरी भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं दयनीय हूं? तो जब तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था, तब क्या तुम खुद दयनीय नहीं थे? हाओमिंग, शुरुआत तुमने की थी। तुमने मुझे अपने प्यार में पड़ने पर मजबूर किया, और अब जब सब कुछ बदल गया तो तुम ऐसे मुड़कर चले जाना चाहते हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मेरी सहनशक्ति जवाब देने लगी थी। मैंने झुंझलाकर कहा, आखिर तुम मुझ में ऐसा क्या पसंद करती हो? मुझे बता दो, मैं उसे बदल दूंगा। इतना बदल दूंगा कि तुम मुझे पसंद करना ही छोड़ दोगी। सु यामिंग ने गहरी अंधेरी नजरों से मुझे देखा। अचानक वह मेरी ओर झुकी और मुझे चूमने की कोशिश की। मैं भीतर ही भीतर सोच रहा था, यह औरत सचमुच पागल हो चुकी है। उसी समय गवर्नर वहां आ पहुंची। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वह सीधे सु यामिंग को घूरने लगी। सु यामिंग, तुम यहां स्वागत योग्य नहीं हो। सु यामिंग ने उसकी तरफ देखा और फिर मेरी ओर। तुम तो बहुत जल्दी आ गई, गवर्नर ने शांत स्वर में कहा। मैं अपने पति को ढूंढने आई हूं। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे हल्का सा धक्का दे दिया। सु यामिंग, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज करवाओ, यहां तमाशा मत करो। सु यामिंग बिल्कुल वैसे ही मेरे सामने अड़ गई जैसे कभी मैं गवर्नर के सामने अड़ जाया करता था। पहले मैं हमेशा उसकी रक्षा करता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। गवर्नर ने और कुछ नहीं कहा। उसने सीधे सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया। इसे बाहर ले जाइए और बिना मेरी अनुमति के इसे दोबारा अंदर मत आने देना। सु यामिंग ने पहले गवर्नर की ओर देखा, फिर मेरी तरफ। हाओमिंग, याद रखना तुम अभी भी मेरे पति हो। कोई ऐसी हरकत मत करना जिस पर बाद में पछताना पड़े। उस समय सचमुच मेरा मन कर रहा था कि उसके मुंह पर मुक्का मार दूं ताकि वह बोलना बंद कर दे। खैर, अपनी बात कहकर वह आखिरकार चली गई। उसके जाते ही गवर्नर ने मेरी ओर देखा। तुम ठीक हो? मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं। फिर मैंने पूछा, तुम तो ब्लाइंड डेट में व्यस्त थी, यहां क्यों आ गई? जल्दी वापस जाओ। गवर्नर के मुंह से अचानक भावुक होकर निकल गया। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं ब्लाइंड डेट करूं? जैसे ही उसने यह कहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह थोड़ा असहज हो गई और तुरंत विषय बदल दिया। वैसे मेरा जन्मदिन का उपहार कहाँ है? तभी मुझे याद आया कि जो उपहार मैंने उसके लिए तैयार किया था वह गायब हो चुका था। मैंने खांसते हुए कहा, बाद में दे दूंगा। उसी समय उसका फोन बज उठा। कॉल खत्म होने के बाद उसने मेरी ओर देखा। एनी बुला रही हैं, मेरे साथ चलो। मैंने सिर हिलाया। तुम पहले जाओ, मैं वॉशरूम होकर आता हूं। उसके जाने के बाद मैंने फिर मोरंग यान को फोन लगाया। इस बार कॉल लग गई। तब पता चला कि वह लाउंज में ही थी। मैं तुरंत वापस वहां पहुंचा। अभी तुम कहां चली गई थी? मोरंग यान ने नजरें झुका लीं। उसने गिलास उठाया और पानी का घूंट लिया। बस एक कॉल अटेंड करने बाहर गई थी। मैंने भी पानी की बोतल उठाकर खोली और कुछ घूंट पिए। चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उपहार कहीं दिखाई नहीं दिया। स्पष्ट था कि वह उसे अपने साथ नहीं ले गई थी। भले वह सिर्फ एक पेन ही क्यों ना हो, फिर भी वह मेरे लिए महत्वपूर्ण था। अपने ही होटल में किसी चीज का चोरी हो जाना गंभीर मामला था। अगर यह किसी कर्मचारी ने किया होता तो होटल की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता। मैंने मोरंग यान से कहा कि वह कहीं न जाए। फिर मैं सीधे निगरानी कक्ष की ओर चला गया। वहां जो देखा उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि मोरंग यान के लाउंज से निकलने के बाद सु यामिंग वहां आई थी और वही मेरा फाउंटेन पेन उठाकर ले गई थी। मैं इतना गुस्सा हुआ कि जैसे खून की उल्टी कर दूं। उसी समय सु यामिंग का संदेश भी आ गया। बहुत सुंदर पेन है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं उस बेशर्म औरत को जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता था। जैसे ही मैं निगरानी कक्ष से बाहर निकला, मां का फोन आ गया। रात्रि भोज शुरू होने वाला था। सभी मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठने लगे थे। गुडोंगवो मंच पर भाषण देने की तैयारी कर रहे थे। गवर्नर अब भी मेहमानों से मिल रही थी। शुजुन भी मैच मेकिंग का द्वार पूरा करके वापस आ चुकी थी। अब वह मोरंगयान से कुछ भावुक बातें कर रही थीं। चूंकि हमारी मेज पर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, मैं बैठ गया और खाना खाने लगा। खाते खाते मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। शुजुन ने मुस्कुराकर पूछा, शियाओयान, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? मोरंगयान ने सिर हिलाया। नहीं। शुजुन हंस पड़ी। तुम तो प्यार करने की बिल्कुल सही उम्र में हो। अगर कोई पसंद आए तो हिम्मत करके उसके पीछे जाओ। जिंदगी में कम से कम एक बार ऐसा प्यार होना चाहिए जिसे कभी भुलाया ना जा सके। अपनी बहन वर्नर की तरह मत बनना, दिन रात बस काम ही काम। 28 साल की हो गई है और आज तक एक बार भी डेट नहीं की। सिर्फ ब्लाइंड डेट से सच्चा प्यार नहीं मिलता। मोरंगयान ने मजाक में कहा। आज तो इतने सारे उम्मीदवार आए हैं, क्या वर्नर दीदी को कोई पसंद आया? शुजुन ने सहजता से गवर्नर की दिशा में देखा। उसी समय उसने देखा कि उसकी सहायक, गवर्नर की सहायक, उससे कुछ काम की बातें कर रही थी।
जबकि उसके पास खड़ा युवक काफी देर से उपेक्षित सा खड़ा था। शुजुन ने यह दृश्य देखकर आह भरी। देखा, अब भी इसके दिमाग में सिर्फ काम ही चल रहा है। ऐसी लड़की किसी लड़के में भला दिलचस्पी कैसे लेगी? फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन सच कहूं तो वह युवक मुझे अच्छा लगा। बस ये नहीं पता कि उसे वर्नर पसंद है या नहीं। मैंने उनकी नजर का पीछा किया। वह लड़का थोड़ी दूर खड़ा था, इसलिए उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जिस तरह वह गु वर्नर को देख रहा था, उसे लगता था कि वह अपने प्यार के लिए पहल करने वाला इंसान है। मैंने पूछा, उस लड़के का नाम क्या है? शिया परिवार का बड़ा बेटा, शुजुन ने उत्तर दिया। मुझे तुरंत याद आया, उपन्यास में जिसे गु वर्नर बाद में घर लेकर आई थी, शायद वही था। मैं लगभग खाना खत्म कर चुका था। सोचा, चलकर देखूं कि आज रात बहन वर्नर को कोई पसंद आया या नहीं। मैं उसकी तरफ बढ़ा। गु वर्नर ने मेरी ओर देखा। मैं उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पाया। वह किसी और को नहीं देख रही थी। उसकी निगाहें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। शायद इसलिए कि मैं उसके लिए बहुत परिचित था, या शायद इसलिए कि वह अपनी भावनाएं छिपाने में कभी बहुत अच्छी नहीं रही। उसकी आंखों में उठती भावनाओं की लहरें मैं साफ देख सकता था। उसी समय शुजुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हें कोई पसंद नहीं आया? या तुमने किसी को देखा ही नहीं? मैंने तुमसे कहा था कि आज की रात का आनंद लो। कुछ देर के लिए काम को भूल जाओ। गिनो तो सही, आज रात तुमने कितनी कॉल्स अटेंड की हैं? तुम्हारी दादी घर पर इंतजार कर रही हैं। वह कब अपनी पोती को खुश देख पाएंगी? खाना खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद सब लोगों से ठीक से मिलवाऊंगी। गवर्नर कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे पास पहले से कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं। मैं ठीक उनके बीच बैठा था। उसकी यह बात सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मेरे मन में अचानक अजीब सा तनाव भर गया। क्या वह सच बता देगी? क्या मुझे यहां से उठकर चले जाना चाहिए? अगर मैं यहीं बैठा रहा तो क्या माहौल अजीब नहीं हो जाएगा? शुजुन की आंखें फैल गईं। तुम्हें कोई पसंद है? तुमने हमें पहले कभी बताया क्यों नहीं? वह कौन है? तुम दोनों कब से साथ हो? मैं लगभग खड़ा होने ही वाला था कि गवर्नर ने शांत स्वर में कहा, और हम साथ नहीं हैं। यह सिर्फ मेरा एक तरफा लगाव है। जिस दिन मैं उसे पालूंगी, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान कुछ बनावटी सी लग रही थी। फिर उसने नरम स्वर में कहा, तो नहीं, अभी के लिए बाकी सवाल छोड़ दीजिए, ठीक है? बस इतना जान लीजिए कि मैं इस बारे में गंभीर हूं। शुजुन ने आगे पूछताछ नहीं की। वह हमेशा चाहती थी कि गवर्नर को कोई अच्छा साथी मिले, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उसकी पसंद पहले से कोई है, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी अपनी उगाई हुई गोभी चुरा ली हो। उनका मन थोड़ा उदास हो गया। फिर उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा। शायद अंत में यह रिश्ता कभी बनना ही नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। गवर्नर सचमुच बहुत समझदार और संयमित महिला थी। यहां तक कि शराब पीने के बाद भी उसने कोई सीमा पार नहीं की। उसी क्षण मुझे समझ आया कि कहानी पहले क्यों बदली थी। मूल कहानी में मेरा पूरा ध्यान सिर्फ सुयामिंग पर था। गवर्नर जानती थी कि उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए ब्लाइंड डेट्स स्वीकार कर ली थीं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। मैं सुयामिंग से तलाक लेने वाला था। शायद उसे लगा कि उसके जीवन में फिर से उम्मीद जागी है। वह ब्लाइंड डेट नहीं चाहती थी, लेकिन अपने माता पिता की सद्भावना को भी ठुकरा नहीं पा रही थी। आज की यह पूरी शाम उसके लिए किसी यातना से कम नहीं थी। उसने सिर पीछे झुकाया और लगातार कई घूंट पानी पी लिया। स्पष्ट था कि उसके भीतर जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी भावनाएं पढ़ ले, इसलिए वह उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं अनजाने में उसे देखता रह गया। कुछ देर बाद गवर्नर ने अपनी बाहों को हल्के से दबाया। जब उसने सिर उठाया तो उसकी नजर मंच के बीचों बीच खड़े मुझ पर पड़ी। मैं माइक्रोफोन हाथ में लिए गा रहा था, काश जब तुम उदास होती हो तब मैं तुम्हारे पास होता। डरो मत, असफलता भी जीवन का एक अनुभव है। डरो मत, भले ही काले बादल सिर पर लंबे समय तक छाए रहें, एक दिन वे भी बिखर जाएंगे। गवर्नर मुझे देखती रह गई। उस पल जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया गायब हो गई। उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। उसके मन में अचानक एक विचार कौंधा। अगर उस समय जब सुयामिंग मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, उसने थोड़ा और साहस दिखाया होता, थोड़ा और संघर्ष किया होता, तो क्या आज सब कुछ अलग होता? लेकिन जीवन में अगर नाम की कोई चीज नहीं होती। उधर शुजुन भी अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही थी। उन्होंने हैरानी से कहा, यह लड़का नाटकों में इतना अच्छा अभिनय करता है और इतना सुंदर गाता भी है। फिर उन्होंने मोरंग यान की ओर मुड़कर पूछा, शियाओ यान, क्या तुमने यह गीत पहले कभी सुना है? इसका नाम क्या है? घर पहुंचकर मैं इसे बार बार सुनना चाहती हूं। मोरंग यान ने तुरंत अपने फोन पर मेरे गाए हुए बोल खोजने शुरू कर दिए, लेकिन कहीं कोई परिणाम नहीं मिला। आखिर उसने अंदाजा लगाया, शायद यह एक मौलिक गीत था। उसी समय पास खड़ी गवर्नर ने
मौलिक गीत शब्द सुना। उसकी नजर मंच पर खड़े उस व्यक्ति पर गई जो मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। उसके दिल में एक विचार उठा, क्या यह सच हो सकता है? क्या उसने यह गीत मेरे लिए लिखा है? जब मेरा गाना खत्म हुआ और मैं मंच से नीचे उतरा, तभी एक युवक मेरे सामने आकर रुक गया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपका नाम बहुत पहले से सुन रखा है। आज आपसे मिलकर लगा कि आपकी प्रसिद्धि बिल्कुल सही है। आप सिर्फ शानदार अभिनेता ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छा गाते भी हैं। श्यान मुस्कुराते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरती से गाते भी हैं। मेरा नाम शियान है। मैं तुरंत समझ गया कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह गवर्नर की वजह से मुझसे नजदीकी बढ़ाना चाहता था। मैंने विनम्र मुस्कान के साथ कहा, जो कहना है सीधे कहिए, मुझे ज्यादा चापलूसी पसंद नहीं है। शियान हंस पड़ा, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है? मैंने उससे संपर्क जानकारी साझा कर ली, फिर वापस अपनी सीट पर आ गया। जैसे ही बैठा, शुजुन बेसब्री से पूछ बैठी, अरे तुमने जो गाना गाया उसका नाम क्या है? मैंने जवाब दिया, उम्मीद है कि इस दुनिया का प्यार तुम्हें मिले। जवाब देने के बाद मैंने गवर्नर की ओर देखा। वह लगातार मुझे ही देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, यह जन्मदिन का उपहार कैसा लगा? गवर्नर मेरी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रही थी। उसी समय शुजुन की आवाज फिर सुनाई दी, अजीब बात है, मुझे यह गाना कहीं नहीं मिल रहा। मैंने सहजता से कहा, क्योंकि आज मैंने इसे पहली बार गाया है। यह अभी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। मैंने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ खास बात ही ना हो, लेकिन मेज पर बैठे बाकी तीनों लोग मुझे आश्चर्य से देखने लगे। शुजुन को तो अपनी ही सुनने की शक्ति पर संदेह होने लगा। मोरंग यान की आंखों में और भी अधिक जिज्ञासा भर गई। गवर्नर चुपचाप मुझे देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक रही हो। आखिरकार वहां और लोग मौजूद थे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जन्मदिन की पार्टी समाप्त होने के बाद मैं घर लौट आया। घर पहुंचते ही देखा कि मैं एक बार फिर ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका था। नेटिजन्स पूरी तरह उत्साहित थे। हर कोई उसी गाने का नाम पूछ रहा था और जानना चाहता था कि उसे कहां सुना जा सकता है। मैंने वेबो पर एक पोस्ट किया, सब लोग खोजबीन बंद कर दीजिए, गाना अभी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। जब रिलीज होगा मैं खुद सभी को बता दूंगा। कुछ देर बाद गवर्नर का संदेश आया, क्या वह गाना तुमने लिखा था? मैं समझ गया कि वह असल में क्या पूछना चाहती है। क्या वह गाना सिर्फ मेरे लिए लिखा गया था? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसा लगा? पसंद आया? उसने तुरंत उत्तर दिया, बहुत पसंद आया। बस यही गाना मेरे जन्मदिन का उपहार मान लूं? कोई दूसरा उपहार नहीं चाहिए। मैंने जवाब दिया, लड़कियों को इतना लालची नहीं होना चाहिए। गवर्नर ने फिर लिखा, मां ने बताया था कि उस दिन तुम मेरे लिए जन्मदिन का उपहार खरीदने गए थे। मैंने समझाया, वह खराब हो गया, किसी और दिन नया लेकर दूंगा। गवर्नर ने संक्षिप्त उत्तर भेजा, ठीक है। फिर लिखा, जल्दी सो जाना, गुड नाइट। मैंने भी बातचीत यहीं समाप्त कर दी। लेकिन इंटरनेट पर नया तूफान शुरू हो चुका था। ट्रोल्स ने फिर मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। वे कह रहे थे, सुयामिंग गवर्नर की जन्मदिन पार्टी में तक नहीं आई, लेकिन हाओमिंग ने उसके लिए एक मौलिक गीत गाया। गीत के बोल प्यार और शुभकामनाओं से भरे हुए थे। इतना स्पष्ट पक्षपात आखिर क्या दर्शाता है? कुछ लोग विश्लेषण करने लगे, सोचकर देखो, पहले सुयामिंग के लिए वह सब कुछ करता था, यहां तक कि गवर्नर के जन्मदिन पर भी ध्यान नहीं देता था। अब उसी गवर्नर की पार्टी में उसने सुयामिंग को बाहर निकलवा दिया और उसके लिए विशेष गीत भी गाया। क्या यह साफ संकेत नहीं है? क्या वह गवर्नर से प्यार करने लगा है? दूसरी ओर कुछ लोग लिख रहे थे, सुयामिंग ने उससे इतने वर्षों तक प्यार करवाया। अब जब वह तलाक लेने पर अड़ा हुआ है तो जरूर कोई और वजह होगी। अगर वह किसी और को पसंद नहीं करता तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। सुयामिंग अभी तक तलाक के लिए राजी नहीं हुई है। स्पष्ट है कि वह उसे वापस पाना चाहती है। उसने पहले उससे जबरन शादी करवाई थी, लेकिन अब उसे एक मौका तक नहीं दे रहा। किसी ने जवाब दिया, अगर कोई व्यक्ति जिसे मैं वर्षों से पसंद करता हूं अचानक मुझसे प्यार करने लगे तो मैं खुशी से झूम उठूंगा। फिर तलाक क्यों लेना? लेकिन तुरंत किसी और ने लिखा, क्योंकि उसने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। जब वह हार मान चुका तभी वह अचानक मैं तुमसे प्यार करती हूं कहने लगी। देर से आया प्यार खरपतवार से भी कम मूल्य रखता है। एक और टिप्पणी वायरल हो गई। पहले हाओमिंग की दुनिया सिर्फ सुयामिंग तक सीमित थी। पूरा इंटरनेट उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन जिस दिन उसने सुयामिंग को अपनी दुनिया का केंद्र बनाना छोड़ा, उसी दिन सबने देखा कि वह कितना शानदार इंसान है। जो व्यक्ति उसे लगातार पीछे खींचता रहा, उसे साथ रखने का क्या मतलब? तलाक ही सबसे सही फैसला है। हाल के दिनों में मेरे विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरे प्रशंसकों ने भी हार नहीं मानी। वे जवाब देते, जो कहना है कहते रहो,
अगर हमने अनफॉलो कर दिया तो तुम्हारी जीत हो जाएगी। नकारात्मक प्रसिद्धि भी प्रसिद्धि ही होती है। उस रात देर तक प्रशंसक और विरोधी इंटरनेट पर लड़ते रहे। कुछ प्रशंसक तो सीधे सु यामिंग के वेबो पर पहुंच गए। वे लगातार टिप्पणियां छोड़ रहे थे। कृपया उसे आजाद कर दो, तलाक की प्रक्रिया पूरी कर दो, अब उसे और मत रोको। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो नया ट्रेंडिंग टॉपिक देखकर मैं स्तब्ध रह गया। पूरा इंटरनेट सु यामिंग से तलाक देने की अपील कर रहा था। मैंने अविश्वास से ट्रेंडिंग पेज खोला। कुछ देर बाद समझ आया, इस बार मैं निशाना नहीं बना था, बल्कि मेरे प्रशंसकों ने मेरे लिए शानदार लड़ाई लड़ी थी। उधर सुमु ने भी यह ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, यहां तक कि उसे भी लगने लगा कि उसकी बेटी कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो रही है। उसने तुरंत सु यामिंग को फोन किया, लेकिन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने संदेश भेजा, अगर वह इतना दृढ़ है कि तलाक लेना चाहता है तो तुम भी जल्दी वेबो पर सहमति जता दो। ऐसा मत होने दो कि लोगों को लगे उसने तुम्हें मजबूर करके शादी की थी। असल में सु यामिंग को कल ही अस्पताल से छुट्टी मिली थी और अस्पताल से निकलते ही वह मुझे ढूंढने चली आई थी, लेकिन मैंने उसके साथ पहले की तरह ही ठंडा और कठोर व्यवहार किया। उधर मैं गवर्नर के लिए इतना भावुक गीत गा रहा था। जब वह घर लौटी तो उसने पाया कि कमरे में मेरी सारी चीजें गायब थीं। अलमारी खाली थी, शेल्फ खाली थे, कमरे में मेरी मौजूदगी का कोई निशान नहीं बचा था। वह बिस्तर पर बैठी खाली अलमारी को देखती रही। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? जो इंसान कभी सिर्फ उसी को देखता था, जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था, जो अपनी पूरी दुनिया उसे मानता था, वह अब उसकी ओर एक नजर देखने को भी तैयार क्यों नहीं है? वह समझ नहीं पा रही थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि किसी का प्यार इस तरह अचानक कैसे खत्म हो सकता है, मानो उसने कभी प्यार किया ही न हो। इतना ठंडा, इतना निर्णायक कि वह पूरी तरह उलझ कर रह गई थी। उस रात सु यामिंग बिल्कुल नहीं सो पाई। उसके मन में अनगिनत भावनाएं उमड़ती रहीं। ऑनलाइन हर जगह मेरे तलाक की चर्चा हो रही थी। लोग उसे बेशर्मी से चिपके रहने वाली औरत कह रहे थे। इन सब बातों ने उसके दिल को बुरी तरह घायल कर दिया। उसने बहुत शराब पी ली और अंततः पूरी तरह नशे में डूब गई। अगली सुबह 9:30 बजे शेयर बाजार खुला। जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सू कॉरपोरेशन के शेयर तेजी से गिरने लगे। वह महिला जो कभी प्रेम और भावनाओं को महत्व नहीं देती थी, जिसके लिए केवल व्यवसाय और सफलता ही सब कुछ थे, वही सु यामिंग जिसकी कभी हर कोई प्रशंसा करता था, अब प्रेम और भावनाओं के जाल में उलझ चुकी थी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, ऐसी स्थिति में वह और कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएगी? दूसरी ओर हाल के दिनों में मेरे प्रदर्शन ने गू कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। अब अधिक से अधिक लोग मुझे गू परिवार का भावी उत्तराधिकारी मानने लगे थे। जहां सू कॉरपोरेशन लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा था, वहीं गू कॉरपोरेशन के शेयर बाजार खुलने के केवल 10 मिनट के भीतर ही ऊपरी सीमा तक पहुंच गए। फिर भी सु यामिंग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार सुमु खुद उसके घर पहुंच गई। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि पूरा कमरा शराब की बोतलों से भरा पड़ा था। फर्श पर हर तरफ खाली बोतलें बिखरी थीं। कमरे में शराब की तीखी गंध फैली हुई थी। सु यामिंग अब भी अपने कपड़ों सहित बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सफेद शर्ट पर रेड वाइन के गहरे दाग लगे हुए थे। वह पूरी तरह टूटी हुई और दुख से भरी दिखाई दे रही थी। सुमु के मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। इतने वर्षों तक उसने अपनी बेटी को समझाया था, बार बार कहा था कि जो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो, लेकिन सु यामिंग ने कभी किसी की बात नहीं सुनी। और अब जब वह व्यक्ति उससे प्यार करना छोड़ चुका था, तब उसे उसकी अहमियत समझ आई। सुमु ने उसकी उंगली से फोन अनलॉक किया, फिर वेइबो खोला और उसकी ओर से एक पोस्ट कर दी। मैं अब किसी चीज को मजबूर नहीं करूंगी। हम तलाक ले लेंगे। आखिर हम कभी पति पत्नी थे। आइए सम्मान और शांति के साथ अलग हों। मुझे कभी प्यार करने के लिए धन्यवाद। सु यामिंग की इस प्रतिक्रिया ने कुछ ही समय में इंटरनेट पर टहलका मचा दिया। यह पोस्ट तुरंत ट्रेंडिंग सूची में पहुंच गई। सुबह 10 बजे मेरा नया ड्रामा प्रसारित होना शुरू हुआ। मैंने वेइबो पर उसका प्रचार करते हुए पोस्ट डाली। उसी दौरान मेरी नजर सु यामिंग की उस पोस्ट पर पड़ी। कल रात तक जो औरत पागलों की तरह कह रही थी कि वह कभी तलाक नहीं देगी, वही आज इतनी शांत और उदार बातें कैसे कर रही थी। मुझे फर्क नहीं पड़ा कि पोस्ट किसने लिखी थी। मैंने तुरंत उसका जवाब दे दिया। मैंने सार्वजनिक रूप से उसकी खूब प्रशंसा की और लिखा, सब लोग सु यामिंग को गलत समझ रहे हैं। उसने मुझे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया, तलाक के लिए भी नहीं। हम दोनों ने बैठकर शांति से बात की। तलाक के कागजात पहले ही हस्ताक्षरित हो चुके हैं। हम कभी पति पत्नी थे, इसलिए हम सम्मानपूर्वक अलग होंगे। मुझे उससे प्यार करने का कोई पछतावा नहीं है। मैं उन बचकानी हरकतों के लिए माफी चाहता हूं जिन्होंने हम दोनों को दुख पहुंचाया। मैं दिल से कामना करता हूं
कि उसे कोई ऐसा इंसान मिले जो उससे सच्चा प्यार करे। इसके साथ मैंने तलाक प्रमाण पत्र की तस्वीर भी संलग्न कर दी। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तलाक का होना तय था। पोस्ट करने के बाद मेरे मन का बोझ जैसे उतर गया। यहां तक कि गाने की रिकॉर्डिंग भी पहले से कहीं अधिक सहज होने लगी। असल में मेरा इरादा था कि गवर्नर के जन्मदिन के बाद सीधे नई ड्रामा टीम में शामिल हो जाऊं। लेकिन उसी सुबह गवर्नर ने मुझे संदेश भेजा। उसने मेरे लिए एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुक कर दिया था। उसने कहा कि मैं जाकर वह गीत रिकॉर्ड करूं। यहां तक कि मुझे लेने के लिए गाड़ी भी भेज दी। बेशक मैं समझ रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा था। आखिर मैंने कहा था कि वह गीत उसी के लिए था। मैंने सोचा था कि गाना तो मैं पहले ही अच्छी तरह गा चुका हूं, रिकॉर्डिंग भी आसान होगी। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे समझ आया कि पेशेवर स्तर किसे कहते हैं। स्टूडियो के लोगों के मानदंड बेहद ऊंचे थे। पहले मुझे लगता था कि मैं अच्छा गाता हूं। इंटरनेट पर लोग भी मेरी तारीफ करते थे, लेकिन वहां तो हर छोटी बड़ी बात पर सुधार करवाया जा रहा था। मैंने सोचा था काम जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे बार बार दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। कई घंटे बीत गए। लगभग दोपहर होने तक रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई। आखिरकार अंतिम टेक पास हुआ। फिर प्लेबैक शुरू हुआ। उसी समय गवर्नर भी आकर उनके साथ बैठ गई। जब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ संस्करण सुना तो मुझे खुद अपनी आवाज पहचानने में मुश्किल हुई। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना अच्छा गा सकता हूं। यह तो मूल संस्करण से भी बेहतर लग रहा था। जब सबने पुष्टि कर दी कि रिकॉर्डिंग पूरी तरह संतोषजनक है, तो गवर्नर ने मेरी ओर देखा। सो चलो तुम्हें इनाम देती हूं। मैंने तुरंत कहा, अगर दावत नहीं है तो मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके होंठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर हॉटपॉट कैसा रहेगा? वह मुझे एक शानदार और खूबसूरत हॉटपॉट रेस्तरां में ले गई। उधर उसी समय सुयामिंग भी आखिरकार जागी। उसे एक सपना आया था। सपने में मैं वही पुराना हाउमिंग था जो उससे बेइंतहा प्यार करता था। मैं उसे उन्हीं प्रेम भरी आंखों से देख रहा था। मेरी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। मैं रोशनी के बीच से उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी, लेकिन वह मुझे छू नहीं पा रही थी। घबराकर वह मेरी ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां केवल खाली हवा को छू सकीं। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आंख खुल गई। सिर अब भी दर्द कर रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा पूरी तरह साफ किया जा चुका था। एक पल के लिए उसे भ्रम हुआ कि शायद मैं वापस आ गया हूं। उसे लगा उसका सपना सच हो गया। वह तुरंत बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर भागी। नीचे रसोई घर से आवाजें आ रही थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, मानो भीतर भूकंप आ गया हो। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर गई, लेकिन रसोई में खड़े व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखों की चमक बुझ गई। दिल फिर से ठंडा पड़ गया। वहां सुमु थी। सुमु ने उसकी ओर देखा। जाग गई तो मेज पर रखा शहद वाला पानी पी लो, यह कहकर वह फिर सूप और दोपहर का खाना बनाने में लग गई। कुछ देर बाद उसने कहा, गु हाउमिंग तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम उसे कभी पसंद नहीं करती थी। फिर अचानक अब उससे प्यार कैसे हो गया? एक आदमी के लिए खुद को इस हालत में पहुंचा देना। तुम बस खुद को मजाक बना रही हो। अगर यह शादी खत्म हो गई है तो उसे खत्म होने दो। लेकिन सुमु की बात पूरी होने से पहले ही सुयामिंग मुड़कर चली गई। वह वापस अपने कमरे में पहुंची। फोन उठाया। फिर उसने वेइबो खोला। वहां उसने अपनी पोस्ट और उसके नीचे मेरी प्रतिक्रिया देखी। इन दोनों पोस्टों के बाद अब तलाक से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। चाहे वह मुझे रोकना भी चाहती, अब नहीं रोक सकती थी। वह सचमुच मुझे हमेशा के लिए खोने वाली थी। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया, मानो तूफान से पहले का अंधेरा आसमान हो। अपमान, क्रोध और असहायता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय सुमु कमरे में आ गई। जीवन में पहली बार सुयामिंग ने अपनी मां पर गुस्सा किया। वह चीख उठी, किसने कहा था कि मेरा फोन छुओ? तुम्हें मेरी तरफ से पोस्ट करने का अधिकार किसने दिया? मेरी तरफ से भी यही सोचती हो? क्या बात है? क्या तुम किसी आदमी के लिए खुद को इंटरनेट पर लोगों की हंसी का पात्र बनाना चाहती हो? अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो, अगर तुम सच में चाहती हो कि वह वापस तुम्हारी जिंदगी में आए, तो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ऐसा बनो कि वह अपनी इच्छा से फिर से तुमसे प्यार करने लगे। केवल वे महिलाएं जो खुद कुछ करने की क्षमता नहीं रखती, पागलों जैसी हरकतें करती हैं। लेकिन तुम तो पूरी तरह समझदार लगती हो। लगता है मैं बेकार ही चिंता कर रही थी। यह कहकर सुमु गुस्से में मुड़ी और वहां से चली गई। सुयामिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने झुंझलाकर अपना फोन जमीन पर दे मारा। इसके बाद जो भी चीज उसके हाथ लगी उसने सब तोड़फोड़ डाली। उधर प्राइवेट डाइनिंग रूम में एयर कंडीशनर तेज चल रहा था। हॉट पॉट खाते हुए भी बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने बियर की 2 बोतलें खत्म कर दी थीं और मेज पर रखा। सारा खाना भी साफ हो चुका था। पेट हल्का सा भरा हुआ था।
और मैं बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल शू जियान की थी। मैंने तुरंत फोन उठाया। जैसे ही कॉल रिसीव की, मुझे माँ की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हाओमिंग, मोरंग यान की माँ यहाँ आ गई है। गु परिवार की हवेली के बाहर तेज धूप आग की तरह बरस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया गर्मी की लपटों में लिपटी हुई हो। हवा तक तप रही थी। जब मोरंग यान को पता चला कि फांग छिन आई हुई है, तो वह नहीं चाहती थी कि गु परिवार को उसकी वजह से कोई परेशानी हो, इसलिए वह खुद बाहर आ गई। फोन नहीं उठाती, संदेशों का जवाब नहीं देती, क्या बात है? गु परिवार में कुछ दिन क्या रह लिया, अपना ही सरनेम भूल गई। अब अपने माँ बाप भी याद नहीं रहे। फांग छिन की आवाज में तीखा व्यंग्य था। उसके गालों पर अब भी मारपीट के निशान मौजूद थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसी कारण उसका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा और उग्र हो गया था। मोरंग यान ने उसे गुस्से से देखा। उसके सीने में निराशा का एक भारी सैलाब उमड़ पड़ा, जो धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को खा रहा था। शायद पहली बार उसे अपनी मां के प्रति इतनी गहरी निराशा महसूस हो रही थी। दुनिया में कितने माता पिता अपने बच्चों को आंखों का तारा बनाकर रखते हैं, उनकी जिंदगी के हर महत्वपूर्ण फैसले में उनका साथ देते हैं, चाहते हैं कि उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाए, किसी को भी उन्हें चोट पहुंचाने नहीं देते, हमेशा उनका हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। लेकिन तुमने हमेशा मुझे डांटा, दबाया और मुझे यह महसूस कराया कि मैं किसी काम की नहीं हूं। क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने क्या क्या किया है? क्या तुम सच में मेरी मां हो? कुछ दिनों पहले मिली एक आंटी भी मुझसे तुमसे ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है। फांग छिन की आंखें हल्का सा डगमगाईं। मैंने तुम्हें इतने साल कितनी मेहनत से पाला है, और अब तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं करती जितना कोई और करता है। अगर मैं न होती तो क्या तुम आज इस मुकाम तक पहुंच पाती? क्या तुम इतनी मशहूर सेलिब्रिटी बन पाती? मैंने तुम्हारी इतनी चिंता की कि मेरे बाल तक सफेद होने लगे, लेकिन तुम्हें बस मेरा डांटना और मारना ही याद है। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा क्यों करती हूं? क्या यह सब तुम्हारी भलाई के लिए नहीं था? मैं तुम्हें दुनिया की सारी अच्छी चीजें देना चाहती थी, लेकिन क्या हमारे परिवार की हैसियत इतनी थी? असल में तुम बस उनकी दौलत से प्रभावित हो गई हो। क्या तुम्हें हमसे शर्म आती है? क्या तुम हमें इसलिए नीचा समझती हो क्योंकि हम तुम्हें बेहतर जीवन नहीं दे पाए? सूरज पूरी चमक के साथ सिर पर था। मौसम बेहद गर्म था। फिर भी मोरंग यान को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियों तक में ठंड उतर गई हो। वह इतने सालों से अपनी मां को खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती रही? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी मां उससे प्यार करे? अगर उसकी मां वास्तव में उससे नफरत ही करती थी, तो फिर वह खुद को इतना क्यों बदलती रही? उसने चाहे जितनी कोशिश की हो, उसकी मां ने कभी उसकी मेहनत को नहीं देखा। उसे याद तभी किया जाता था जब पैसों की जरूरत होती थी। मोरंग यान ने कड़वे स्वर में कहा, हाँ, अब मैं सच में तुम लोगों को नीची नजर से देखती हूं। मैं अब तुम्हें नहीं चाहती। यह सुनते ही फांग छिन गुस्से से अकबबूला हो गई। उसने हाथ में पकड़ी छतरी जमीन पर दे मारी। चाहे तुम हमसे कितनी भी नफरत करो, हम फिर भी तुम्हारे माँ बाप हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे सारे रिश्ते तोड़ सकती हो? ऐसे सपने मत देखो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी, तो यह भी भूल जाओ। मोरंग यान ने उसकी पकड़ झटक दी। फांग छिन फिर बोली, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ दिन अच्छा व्यवहार क्या कर लिया? तुम समझने लगी कि वे सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। वे तो बस तुम्हारी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हारे जरिए ध्यान और प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है? मोरंग यान ने सिर हिलाया। कम से कम उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार तो किया। और मैंने तुम्हारे लिए इतना पैसा कमाया। क्या तुमने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया? तुम्हें मेरी याद तभी आती है जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब से मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, और मैं अब तुम्हारे लिए लोगों का मनोरंजन करने नहीं जाऊंगी। पहले वह हमेशा आज्ञाकारी रहती थी। यह पहली बार था जब उसने अपनी मां का विरोध किया था। फांग छिन को एहसास हो गया कि अब वह मोरंग यान पर पहले जैसा दबाव नहीं बना सकती। इसलिए उसने अपना तरीका बदल लिया और दुखी स्वर में बोली, क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो सकती हो? क्या तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि तुम्हारी मां जिए या मरे? मेरी हालत देखो, उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अगर मैं बिल्कुल मजबूर न होती, तो क्या आखिरी बार तुम्हारे पास मदद मांगने आती? मां कसम खाती है यह आखिरी बार है। बस इस बार मेरा कर्ज चुका दो। मैं वादा करती हूं कि फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगी। मोरंग यान ने शांत नजरों से उसे देखा। तुम यह बात कितनी बार कह चुकी हो कि यह आखिरी बार है? फांग छिन को उम्मीद नहीं थी कि गु परिवार में बिताए कुछ ही दिन मोरंग यान को इतना बदल देंगे।
अब वह उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसकी पुरानी सारी चालें और भावनात्मक हथकंडे अब बेअसर हो चुके थे। आखिरकार फांगछिन ने खुद को संभाला और कठोर स्वर में बोली, तुम मेरी बेटी हो, अपनी मां को कुछ पैसे देना तुम्हारा फर्ज नहीं है क्या? तुमने इतना नाम और पैसा कमाया है, क्या गु परिवार ने तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं दिया? कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती, और यह भी ठीक है अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती, मैं खुद गु यूमिन से बात करूंगी। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो मैं सारी बातें इंटरनेट पर उजागर कर दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि गु परिवार अवसाद से पीड़ित लोगों का इस्तेमाल करता है और उन्हीं के सहारे अपना फायदा उठाता है। वापसी के रास्ते में जीवा मुझे घर छोड़ने के लिए गाड़ी चला रही थी। रास्ते में हमारी नजर फांगछिन की कार पर पड़ी। मैंने जीवा से कहा कि वह गाड़ी आगे ले जाकर उनकी कार का रास्ता रोक दे। मैं कार से उतरा और जाकर उनकी खिड़की पर दस्तक दी। फांगछिन ने शीशा नीचे किया। मैंने उसकी बगल वाली सीट पर बैठी मोरंगयान को देखा। हमारी नजरें मिलीं और उसी क्षण मुझे समझ आ गया कि वह अपनी इच्छा से फांगछिन के साथ नहीं जा रही थी। किताब की कहानी जानने के बाद क्या उसके लिए वहां जाना सचमुच जरूरी था? हाँ, जरूरी था, क्योंकि केवल इसी तरह वह पूरी तरह समझ पाएगी कि उसकी मां वास्तव में कैसी इंसान है। तभी वह पूरी तरह उम्मीद छोड़ पाएगी और उनसे हमेशा के लिए मुक्त हो सकेगी। आखिरकार उसकी मां को अपनी असली बेटी की चिंता करने की याद आ ही गई। यह अच्छी बात थी। मैं हमेशा कहा करता था कि दुनिया में कौन सी मां अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। मैंने मुस्कुराते हुए फांगछिन से कहा, फिर मोरंगयान की ओर देखकर बोला, घर जाकर अच्छे से आराम करना। कुछ ही दिनों में फिर से शूटिंग शुरू होने वाली है। मैंने उनकी कार का नंबर याद कर लिया। कार में वापस बैठते ही मैंने शियावानु को एक संदेश भेज दिया। संदेश भेजने के बाद मैंने गुआनर की ओर देखा। जब समय मिले तो फांगछिन के बारे में जांच करवाओ, मुझे उसके जुआ खेलने के सबूत चाहिए। गुआनर ने मेरी ओर देखा और स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ थोड़ी कस ली। फिर उसने सहज भाव से पूछा, तुम मोरंगयान के साथ इतना अच्छा व्यवहार सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि उसे डिप्रेशन है? मैंने उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मोरंगयान से प्यार करने लगा हूं? मैंने लंबी सांस भरी। एक तरफा प्रेम का दुख तो सदियों से चला आ रहा है। दिल में कितनी बातें होती हैं, लेकिन उन्हें बांटने वाला कोई नहीं होता। फिर मैंने असहाय मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं सच में उसके साथ तुमसे बेहतर व्यवहार करता हूं? गुआनर की उंगलियां हल्के से कांप गईं। मैंने उसकी चमड़े की जूतियों की ओर देखा और आगे कहा, मैंने तो उसे कभी कोई उपहार तक नहीं दिया। कहीं तुम्हें सच में यह तो नहीं लगता कि मैं उसे पसंद करता हूं? तुम मुझे आखिर किस तरह का इंसान समझती हो? वह मुझसे इतनी छोटी है, चाहे मैं कितना भी अकेला क्यों ना हूं, मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा। ठीक है। उसके इतना कहते ही कार की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। मैंने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या 5 साल का अंतर सच में इतना बड़ा होता है? उसकी नजर से मैं थोड़ा चौंक गया। तभी मुझे याद आया कि वह मुझसे 3 साल बड़ी है। क्या मैंने अभी अभी यह संकेत दे दिया कि वही बूढ़ी गाय है? गुआनर ने शांत स्वर में कहा, मुझे अपने से छोटे लड़के पसंद नहीं हैं। उन्हें लोगों की देखभाल करना नहीं आता, उल्टा उन्हें खुद देखभाल की जरूरत होती है। मैं हंस पड़ा। सुयामिंग की इतने साल सेवा करने के बाद अब मेरा किसी और की सेवा करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं सच। और लगता था कि मेरा जवाब सुनकर गुआनर संतुष्ट हो गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप गाड़ी चलाती रही। लेकिन मैं जानबूझकर उत्सुकता दिखाते हुए उसकी ओर देखने लगा। वैसे तुम्हें जो व्यक्ति पसंद है वह कैसा है? तुमसे बड़ा, छोटा या हम उम्र? कार एक बार फिर धीमी हो गई। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या इसे बूढ़ी गाय का कोमल घास खाना कहा जाएगा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, शायद। यह सुनकर वह चुप हो गई और गाड़ी चलाती रही। कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा, अगर बात तुम्हारी हो तो क्या तुम अपने से बड़ी उम्र की किसी महिला को पसंद कर सकते हो? लगता था कि उसे अपने बूढ़ी गाय कहलाने की बात सच में बहुत परेशान कर रही थी। अगर मैं नहीं कह देता तो शायद वह आज रात ठीक से सो भी नहीं पाती। इसीलिए मैंने सहजता से जवाब दिया, क्यों नहीं, यह पूरी तरह उस इंसान पर निर्भर करता है। यह सुनते ही गुआनर के चेहरे का तनाव आखिरकार कम हो गया। उसने मुझे घर छोड़ा और फिर सीधे ऑफिस लौट गई। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी सहायक को बुलाया। सबसे पहले उसने उसे वही काम सौंपा जो मैंने कहा था, एक व्यक्ति की पूरी जांच करवाओ। जी, समझ गई। सहायक ने तुरंत सारी जानकारी नोट कर ली। फिर उसने सिर उठाकर कहा, दोपहर 2 बजे शिंग शांग के साथ आपकी एक व्यावसायिक मीटिंग है। क्या मैं आपके लिए कपड़े तैयार करवा दूं? गुआनर ने अपने कपड़ों की ओर देखा और महसूस किया कि उनमें अब भी हॉट पॉट की गंध बसी हुई थी। अनायास उसने अपना पेट दबाया, और मेरे पेट दर्द की दवा भी ले आना। जी ठीक है। सहायक आदेश लेकर बाहर चली गई। फांगछिन पर नजर रखने का काम मैंने शियावानु को सौंप दिया था।
घर लौटने पर जब शूजिन अभी भी मोरंगयान को यहां रहते हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका था, शूजिन को चिंता हो रही थी कि कहीं फांगछिन उसे अपने साथ वापस न ले जाए। इतने दिनों में वह उसे लगभग अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। मैंने उसे थोड़ी देर समझाकर शांत किया, फिर अपने कमरे में जाकर नहाया और थोड़ी देर सो गया। जब मेरी आंख खुली तब शाम के 4 बजे से भी ज्यादा हो चुके थे। मैंने शियावाणु को फोन लगाया। वह गायब तो नहीं हुई है ना? उसकी आवाज में हल्की सी खुरदुराहट थी। मास्टर गु, क्या आप हमारी कंपनी की क्षमता पर शक कर रहे हैं? कंपनी शब्द सुनकर मैं थोड़ा भौहें सिकोड़ने लगा। तुमने यह काम अपने कर्मचारियों को सौंप दिया? इतने छोटे मामले के लिए मुझे खुद जाने की जरूरत नहीं थी। वह इस समय कहाँ है? वह लीवान विला क्षेत्र की ओर जा रही है। लीवान विला क्षेत्र अमीर लोगों के ऐशो आराम का स्वर्ग माना जाता था। वहां की गोपनीयता और सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी, लेकिन फांगछिन के पास वहां कोई संपत्ति नहीं थी। यहां तक कि कोई व्यक्ति आसानी से उस इलाके में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। मेहमानों का नाम पहले से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास दर्ज होना जरूरी था और घर का मालिक स्वयं उनका स्वागत करता था। जांच पड़ताल के बाद यह निश्चित हो गया था कि फांगछिन का वहां कोई घर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह मोरंगयान को किसी निजी सामाजिक कार्यक्रम में ले जा रही थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह किसी निजी संपत्ति पर आयोजित होगा। अब समझ आया कि वे लोग इतने बेखौफ और मनमाने तरीके से क्यों काम करते हैं। गो परिवार की वहां कोई संपत्ति नहीं है, है ना? क्या अभी भी समय रहते कोई विला खरीदा जा सकता है? लीवान विला में? क्या तुम्हारे लोग अंदर जा सकते हैं? शियावाणु 2 सेकंड तक चुप रही। वे अंदर जा सकते हैं, लेकिन क्या सच में हमें किसी का पीछा करते हुए उसके घर तक जाना जरूरी है? बस इतना काफी है कि वे अंदर जा सकें। अपने लोगों से कहो कि उनके पास ही बने रहें और अभी आकर मुझे ले जाओ। आधे घंटे बाद मैं शियाओलान की कार में बैठकर लीवान विला की ओर जा रहा था। वे सच में लीवान विला ही गए हैं, है ना? शियावाणु ने कार स्टार्ट की और हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा। उसकी उस मुस्कान से मुझे थोड़ी राहत मिली। इतने घबराए हुए क्यों हैं? उस छोटी सेलिब्रिटी की जान का सवाल है। वह मेरी कमाई का जरिया भी है। मैं कैसे ना घबराऊं? मैंने आंखें घुमाई। गाड़ी तेज चलाओ और कुछ और भरोसेमंद लोगों को भी वहां भेजो। शियावाणु ने कार बढ़ाई और अर्थपूर्ण नजरों से मेरी तरफ देखा। मास्टर गु, क्या आपको पहले से अंदाजा है कि आज रात कोई बड़ी घटना होने वाली है? तुम बस गाड़ी चलाओ। वह एक हाथ से आराम से गाड़ी चला रही थी। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर आलसी सी मुस्कान उभर आई। आज रात राजधानी में 4 बड़े परिवारों में से एक मू परिवार का उत्तराधिकारी एक निजी समारोह आयोजित कर रहा है। वहां आने वाले सभी मेहमान बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग हैं। अगर हम उन्हें नाराज कर दें तो गू परिवार भी इसकी चपेट में आ सकता है। किताब में सिर्फ इतना लिखा था कि वे उद्योग जगत के बड़े लोग थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वे राजधानी के इतने बड़े रसूखदार परिवारों से जुड़े हुए हैं। मैंने गू परिवार की किस्मत बदलने के लिए इतनी मेहनत की थी। अगर अब हम इस झमेले में फंस गए तो। मैं कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर मुझे वह लड़की याद आई जो हमेशा मुस्कुराकर मुझे भैया कहती थी। अगर मुझे पता हो कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है तो क्या मैं सच में नजरअंदाज कर सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। छोड़ो, पहले कहीं जाकर अपना रूप बदल लेते हैं। जब तक कोई मुझे गु हाउमिंग के रूप में पहचान नहीं लेता, सब ठीक रहेगा। ठीक है। स्टाइलिंग करवाने जाते समय मैंने इंटरनेट पर मू चांगशियाओ के बारे में जानकारी खोजी। वह मू परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उम्र 38 वर्ष। रियल एस्टेट उद्योग में उसने बाजार के उछाल के दौरान काफी नाम कमाया था, लेकिन वह अपने व्यापार से ज्यादा निजी जीवन की वजह से मशहूर था। इंटरनेट पर उसके बारे में तरह तरह की गॉसिप और खबरों की कोई कमी नहीं थी। कई अभिनेत्रियों और युवा मॉडलों के साथ उसका नाम जुड़ चुका था, लेकिन वह मू परिवार का उत्तराधिकारी नहीं था। मू परिवार का चुना हुआ उत्तराधिकारी सबसे छोटा बेटा था, मू यानचांग, उम्र 30 वर्ष। वह एक अविवाहित अभिजात युवक था, वित्तीय दुनिया का प्रतिभाशाली खिलाड़ी जिसकी व्यावसायिक समझ बेहद तीक्ष्ण थी। उसके द्वारा संचालित निवेश कंपनी ने आज तक कोई असफल निवेश नहीं किया था। उसने एक के बाद एक निवेश की मिसालें कायम की थीं। उधर मू परिवार के विला में निजी पार्टी शुरू हो चुकी थी। खुले आसमान के नीचे बने स्विमिंग पूल के आसपास का दृश्य पूरी तरह विलासिता और भोग विलास से भरा हुआ था। युवा और आकर्षक लड़कियां चमकदार और आकर्षक स्विमिंग ड्रेस पहने हुए थीं। वे वहां मौजूद प्रभावशाली लोगों को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रही थीं। उनमें कुछ मशहूर कलाकार थीं, कुछ उभरती हुई मॉडलें और कुछ मोरंग यान जैसी कॉलेज छात्राएं थीं जो पैसों की जरूरत में वहां आई थीं। मोरंग यान ने कभी नहीं सोचा था कि फांगछिन का तथाकथित व्यावसायिक कार्यक्रम
किसी निजी घर में आयोजित होगा। लेकिन फिर उसे अपना वादा याद आया, जब तक वह यहां आ जाएगी फांग छिनगु हाओमिंग को परेशान नहीं करेगी। इसीलिए वह उसके साथ चली आई थी। गु परिवार ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी खून चूसने वाली मां उन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाए। वह यह भी जानती थी कि यह आखिरी बार नहीं होगा। उसकी मां हमेशा बेल की तरह उसकी जिंदगी से चिपकी रहेगी, जो उसके शरीर को जकड़कर किसी भी क्षण उसका दम घोंट सकती है। जब तक वह जीवित रहेगी वह कभी भी अपनी मां के चंगुल से निकल नहीं सकती थी। वह अपनी मनचाही जिंदगी नहीं जी सकती थी। यहां तक कि दोस्तों का होना भी उसके लिए किसी विलासिता से कम नहीं था। इस दुनिया में अब उसके पास ऐसा कुछ नहीं बचा था जिससे वह उम्मीद बांध सके। बस एक चीज थी, गु परिवार से मिली थोड़ी सी गर्मजोशी और अपनापन। इसीलिए वह आखिरी बार यहां आई थी ताकि अपनी मां की इच्छा पूरी कर सके। इस तरह अगर कभी उसके साथ कुछ बुरा भी हो जाए तो उसकी मां के पास गु परिवार को परेशान करने का कोई कारण नहीं बचेगा। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी मां जिस तथाकथित व्यावसायिक सभा की बात कर रही थी वह सिर्फ खाने पीने की बैठक नहीं होगी। उसने स्विमिंग पूल की ओर देखा। एक युवक कई महिलाओं के साथ हंसते खेलते समय बिता रहा था। आसपास का माहौल पूरी तरह उच्चृंखल और मर्यादाहीन था। मोरंगयान के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि उसकी मां उसे यहां बेचने के इरादे से लाई थी। उसका दिल जैसे पूरी तरह मर गया। उसने फांग छिन की ओर देखा। ये मेरी मां है। वह मेरे साथ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? वहां खड़ी क्या कर रही हो? इधर आओ। मोरंगयान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह अपनी मां को ऐसे देख रही थी जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। उसके पैर शीशे जैसे भारी हो गए थे। वह एक एक कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर चली। उसने कुछ नहीं कहा, बस लगातार उसे देखती रही। उसकी नजरों से फांग छिन का सिर तक सुन्न होने लगा। वह अपराध बोध छिपाते हुए हंसी और उसका हाथ पकड़कर उसे मुंह चांगशियाओ की ओर खींचने लगी। मां को कुछ काम है, इसलिए मैं जा रही हूं। बाद में आकर तुम्हें ले जाऊंगी। तुम बस मिस्टर मू का अच्छे से साथ देना। मोरंगयान ने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब जरा भी गर्मजोशी नहीं बची थी। वह ठंडी निगाहों से उसे देखती रही। उनका साथ कैसे दूं? क्या मुझे सिखाओगी? अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा सकता हूं। मुंह चांगशियाओ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। फांग छिन तुरंत मुस्कुराई। तो फिर मिस्टर मू, मैं चलती हूं। मोरंगयान बस उसे देखती रही। उसे उसकी आंखों में न कोई पछतावा दिखा, न उसे अपने साथ ले जाने की कोई इच्छा। वह सचमुच उसे अकेला छोड़कर जा रही थी। उसके जाते ही मोरंगयान के मन में बची आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। जब उस आदमी ने उसकी कमर के चारों ओर बांह रखी, तब जाकर वह अपने निराशा भरे विचारों से बाहर निकली। उल्टी जैसा महसूस होने के बावजूद उसने मुंह चांगशियाओ की ओर देखा। तुमने मेरी मां को कितने पैसे दिए? 5 मिलियन। मुंह चांगशियाओ ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। स्पष्ट था कि वह ऐसे सौदों का आदी था। उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। यह अब तक का सबसे शानदार घर है जिसे मैंने देखा है, लेकिन तुम यहां रहने लायक हो, तो मेरी कीमत इतनी है? मोरंगयान हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी बिल्कुल खोखली थी। मुंह चांगशियाओ ने उसकी कमर पर पकड़ कस दी और उसे शराब की मेज की ओर ले गया। मोरंगयान एक चलती फिरती लाश की तरह उसके साथ चलती रही। उस पल उसकी इच्छा थी कि यहीं सब खत्म हो जाए, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसके साथ यहां कुछ हो गया तो शायद उसकी खबर भी बाहर न आने दी जाए। यहां तक कि इससे गु परिवार भी मुश्किल में पड़ सकता था। इसलिए आज वह कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। उसे लगा था कि सबसे बुरा यही होगा कि उसे मुंह चांगशियाओ के साथ समय बिताना पड़ेगा। लेकिन फिर मुंह चांगशियाओ उसे मेज तक ले गया और बोला, यह वही मशहूर अभिनेत्री है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। अब तक किसी ने इसे छुआ भी नहीं है। यह सुनते ही कई लोगों की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। उनकी आंखों में बेहयाई और लालच साफ दिखाई दे रहा था। वाह, यंग मास्टर मु कमाल हैं। इतनी बेहतरीन लड़की भी ढूंढ लाए। मैंने पहले कभी किसी मशहूर अभिनेत्री से मुलाकात नहीं की। लगता है आज की पार्टी में आना सफल रहा। इसका नाम क्या है? आओ, अपने बड़े भाई के लिए एक ड्रिंक तो डालो। उधर सड़क पर मैं कार में बैठा था। चेहरे पर नकली मूछें और सिर पर विग लगी हुई थी। मैं बार बार शीशे में खुद को देख रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तभी मैंने शियावाणु की मजाक उड़ाती आवाज सुनी। मुझे लगा था यंग मास्टर गु इससे कहीं ज्यादा बहादुर होंगे। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। तुम नहीं समझती, इसे समझदारी कहते हैं। शियावाणु हंस पड़ी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। तभी उसका फोन बजा। कॉल लू पांगफे की थी। उसने कार के कंसोल से कॉल रिसीव कर ली। हेलो वानु। वो औरत अभी अभी विला से अकेली निकल गई है।
लगता है वह जा रही है। क्या हम उसका पीछा करें या उसकी बेटी का? जैसे ही मैंने सुना कि फांग छिन वहां से निकल चुकी है, मैंने तुरंत आदेश दिया, उसकी बेटी पर नजर रखो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप इस वीडियो का अगला भाग देखना चाहते हैं। आपके सुझाव और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। आपका प्यार और सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।